दोस्तों नमस्कार, मैं समरेश कुमार। आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल में दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए संगीत की मैराथन वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो 50 एमसीक्यू जिसमें मिलेंगी। और मैं सॉरी कहना कहना चाहूँगा दोस्तों कि इतने लंबे समय के बाद, यानी 2 दिन के बाद मैं वीडियो क्लास के लिए और वीडियो डालने के लिए, तो मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो गया था दोस्तों। तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। तो चलिए, मैं एसटीटी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा दोस्तों कि कल से आपकी सिलेबस की, जो एसटीटी म्यूजिक की सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लोग कल से स्टडी करेंगे दोस्तों। और आज ये मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करेंगे दोस्तों। और ये आपके सिलेबस से ही प्रश्न आज मैं सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सिलेबस से अलग कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशकार किस घराने के हैं? प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित पेशकार किस घराने के हैं? तो देखिए दोस्तों, पेशकार आपके सामने दिया हुआ ये पेशकार हो गया। आपको बताना है कि ये पेशकार किस घराना के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पेशकार किस घराना के अंतर्गत आता है? तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों। तो चलिए, आपका उत्तर हो जाएगा, दिल्ली घराना के अंतर्गत ये पेशकार बजाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सॉरी दोस्तों, आपका उत्तर अजरारा घराना हो जाएगा। ये निम्नलिखित पेशकार अजरारा घराना में बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, उस्ताद हाजी विलायत अली खां किस घराने के थे? उस्ताद हाजी विलायत अली खां किस घराने के थे? आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब, फर्रुखाबाद, लखनऊ, अजरारा। तो देखिए दोस्तों, उस्ताद हाजी विलायत अली खां, उस्ताद हाजी अली विलायत खां फर्रुखाबाद से संबंध थे, फर्रुखाबाद से संबंधित थे, यानी फर्रुखाबाद घराना। तो देख लीजिए दोस्तों, उस्ताद हाजी विलायत अली खां का जन्म 1779 से लेकर और मृत्यु 1826 में हुआ था। ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि उस्ताद हाजी अली विलायत खां का जन्म 1779 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1826 ईस्वी में हुआ। और ये फर्रुखाबाद घराने के थे। और ये तबले का यह महत्वपूर्ण घराना फर्रुखाबाद घराना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फर्रुखाबाद घराना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सही जोड़ा कौन सा होगा? सही जोड़ा कौन सा होगा? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों। तो देखिए, लगी कायदा, लगी रेला, लगी लड़ी, लगी बाट। तो देखिए दोस्तों, सही जोड़ा लगी कायदा हो जाएगा।
उत्तर क हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लौकिक कायदा का प्रयोग कहरवा, दादरा आदि चंचल प्रकृति के तालों में होता है। इसकी चलन दादरा कहरवा ताल के समान होती है और इसकी रचना कायदे के समान होती है, और कहरवा और दादरा में ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, अजरारा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? अजरारा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी बाज, पश्चिमी बाज, दिल्ली बाज या पंजाब बाज। तो देखिए दोस्तों, अजरारा घराना किस बाज के अंतर्गत आता है? तो अजरारा घराना दिल्ली बाज के अंतर्गत आता है। दिल्ली बाज के अंतर्गत आता है दोस्तों। इस घराने में दिल्ली बाज की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं और अजरारा बाज में भी बालों के निकास में अंगुलियों का प्रयोग दिल्ली बाज के समान ही होता है। इस घराने की नींव तबला वादक उस्ताद सिताब खां के प्रसिद्ध शिष्य कल्लू खां और मीरू खां ने डाली थी। ये दोनों भाई मेरठ जिले के अजरारा नामक गांव के निवासी थे। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ताल दीपिका भाग 4 किसके द्वारा लिखित है? ताल दीपिका भाग 4 किसके द्वारा लिखित है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणेश मोरबोले द्वारा, मनोहर लाल द्वारा, मन्नू लाल द्वारा या पागल दास मृदंगाचार्य के द्वारा। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्तों। तो देखिए, ताल दीपिका भाग के लेखक मन्नू लाल हैं, मन्नू लाल मृदंगाचार्य। इस पुस्तक में इन्होंने ताल का विस्तार रूप से वर्णन किया है और इस पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। चौथे भाग में तबला के निर्माण का इतिहास, ताल मीमांसा, यति कर्नाटक पद्धति के तालों का विवरण, छंद नर्तक के इतिहास, कई नए तालों के ठेके, बाज, गत, परन, देशकार आदि की परिभाषा आदि को विस्तार रूप से बताया गया है ताल दीपिका भाग 4 में। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, ध्रुव मार्ग किसने स्थापित किया? ध्रुव मार्ग किसने स्थापित किया? आपका उत्तर हो जाएगा सारंगदेव, भरत, मतंग, अहोबल। तो देखिए दोस्तों, ध्रुव मार्ग सारंगदेव ने स्थापित किया था, क्योंकि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पंडित सारंगदेव ने ध्रुव चित्र कार्तिक दक्षिण में 4 मार्गों एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। संगीत में ताल के पथ को मार्ग कहा जाता है। इस प्रकार ताल के प्रारंभ से अंत तक की सभी प्रणाली को मार्ग कहते हैं। ध्रुव मार्ग मातृकला आघात के साथ होता है। तो इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, पंडित अनोखेलाल जी का शिष्य कौन थे? पंडित अनोखेलाल जी का शिष्य कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा भैरव प्रसाद जी, यानी भैरव प्रसाद, भैरव सहाय, श्यामा जी या भगत जी। तो देखिए दोस्तों,
पंडित अनोखेलाल जी का शिष्य भैरव प्रसाद जी थे। स्वर्गीय पंडित अनोखेलाल भैरव प्रसाद जी के शिष्य थे। तो देखिए, पंडित अनोखेलाल भैरव प्रसाद जी के शिष्य थे। इन्होंने इनसे 15 वर्षों तक बनारस घराने की तबला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। भैरव प्रसाद मिश्र भगत जी के शिष्य थे। भैरव प्रसाद मिश्र भगत जी के शिष्य थे, जो भगत जी बनारस घराने के संस्थापक राम सहाय जी के शिष्य थे। इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, 4 ताल में सम से सम तक एक आवर्तन में इस प्रकार पूरी होगी। प्रश्न 8 कह रहा है दोस्तों, 4 ताल में सम से सम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई किस प्रकार पूरी होगी। आपका उत्तर हो जाएगा 3 में 4 मात्रा की लयकारी से, या 3 में 5 मात्रा की लयकारी से, या 3 में 7 मात्रा की लयकारी से, या 3 में 8 मात्रा की लयकारी से। तो देखिए दोस्तों, 4 ताल में सम से सम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई 3 में 4 मात्रा की लयकारी करने पर पूरी होगी। 3 में 4 मात्रा लयकारी करने पर पूरी होगी। सम से सम तक 3 में 4 मात्रा की लयकारी करने से पूरी होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, उस्ताद नत्थू खां किस घराने के तबला वादक थे। उस्ताद नत्थू खां किस घराने के तबला वादक थे। तो देखिए दोस्तों, उत्तर हो जाएगा दिल्ली, लखनऊ, अजरारा या फर्रुखाबाद। तो देखिए, उस्ताद नत्थू खां दिल्ली घराने के तबला वादक थे। स्वतंत्र तबला वादन में दिल्ली एवं फर्रुखाबाद घराने में जो सफलता प्राप्त हुई, उसका श्रेय दोनों घरानों के प्रारंभ से वर्तमान समय के सभी मूर्धन्य कलाकारों को जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उस्ताद नत्थू खां दिल्ली घराने के तबला वादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, दामामा बाद किस श्रेणी में आता है। दामामा बाद किस श्रेणी में आता है, या वादों की किस श्रेणी में आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तत्ववाद, घनवाद, अवनद्यवाद या सुशीलवाद। तो देखिए दोस्तों, दामामा अवनद्यवादों की श्रेणी में आता है। यह तांबे या साल की लकड़ी से निर्मित एक प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। यह एक फुट व्यास व 8 इंच गहरे कटोरे के समान होता है। इसके मुख पर मोटे चमड़े की पूरी या खाल चढ़ाई जाती है। यह उत्तराखंड के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों में से एक है। उत्तराखंड में अन्य अनुबंध वाद्य जैसे नगारा, ढोल, हुरका, ढोल, साइयाँ, तबला, डफली आदि बजाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दामामा अवनद्यवाद की श्रेणी में आता है। उत्तर का ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग किया जाता है। किस ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, झुमरा ताल, रुद्र ताल, आराचार ताल और शिखर ताल। तो देखिए दोस्तों,
किस ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग किया जाता है? तो झुमरा ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग होता है। झुमरा ताल में 14 मात्रा, 4 विभाग, 1, 4 और 11 पर खाली तथा 8 पर खाली होती है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों कि किस ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग होता है। 4 तिरकिट का, तो आपका उत्तर हो जाएगा झुमरा ताल। उत्तर क हो जाएगा दोस्तों। और इसको भी याद रखेंगे कि झुमरा ताल 14 मात्रा की ताल होता है। झुमरा ताल 14 मात्रा की ताल है और इसका 4 विभाग हैं। 4 विभाग, 1, 4 और 11 पर खाली होता है इसका। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, पेशकरा निम्न में से किस लय में बजाया जाता है? पेशकरा निम्न में से किस लय में बजाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय, आरी लय। तो अपना उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो चलिए, पेशकरा तबले का एक प्रणाली या प्रभावी अंग माना जाता है। जैसे पेशकरा तबले का एक प्रभावी अंग माना जाता है। इसका प्रस्तुतिकरण मन को मुक्त करने वाला होता है। यह मध्य लय में बजाया जाता है। साथ ही इसकी चाल अत्यंत सुंदर और डगमगाती हुई चलती है। पेशकरा एकल वादन की महत्वपूर्ण पेशकरा मानी जाती है। इसके ठेके का विकसित रूप माना जाता है। तो पेशकरा मध्य लय में बजाया जाता है। उत्तर क हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, तबले के कुल कितने घराने हैं? तबले के कुल कितने घराने हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, 6, 8, 4। तो देखिए, वर्तमान समय में तबला वादकों के मुख्य रूप से 6 घराने माने जाते हैं, जिनके नाम हो सकते हैं दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना, पंजाब घराना, बनारस घराना, अजरारा घराना, पश्चिम और पूरब। पश्चिम और पूरब के 2 बाज हैं। दिल्ली अजरारा पश्चिम के अंतर्गत आता है तथा लखनऊ फर्रुखाबाद बनारस पूरब के अंतर्गत विभाजित है। पंजाब घराने का विकास स्वतंत्र रूप से पंजाब घराने पर किसी घराने का प्रभाव नहीं है। तो पंजाब घराना स्वतंत्र है, उस घराने पर किसी का प्रभाव नहीं है। तो देखिए, वर्तमान समय में तबले के घराना 6 माने जाते हैं। उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, पखावाज के कुल कितने घराने हैं? पखावाज के कुल कितने घराने हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, 4, 6, 8। तो देखिए, पखावाज के कुल घराने 8 हैं। पंजाब घराना, नाना साहेब पानसे घराना, जावली घराना, मथुरा घराना, नाथ द्वारा बनाया हुआ मेवाड़ घराना, कुदौ सिंह द्वारा दत्तियो घराना, मंगल बेदकर घराना, बंगाल घराना, पंजाब घराने के प्रवर्तक उस्ताद फकीर बख्श द्वारा जयपुर घराने के प्रवर्तक मोहम्मद अली खां, अयोध्या अवधी घराने के प्रतिपादक स्वामी पागलदास माने जाते हैं। तो पखावाज के कुल घराने 8 हैं। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, ब्रह्मताल कितने मात्रा की होती है? ब्रह्मताल
कितने मात्रा की ताल होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 मात्रा, 26 मात्रा, 24 मात्रा या 22 मात्रा। तो देखिए, ब्रह्म ताल 28 मात्रा की ताल होती है और ब्रह्म ताल में विभाग 14 होता है। ताली 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25 पर और खाली 3, 9, 17, 27 पर लगती है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ब्रह्म ताल 28 मात्रा की ताल होती है और इसके विभाग 14 हैं। इसके विभाग 14 हैं और ताली 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25 पर पड़ती है और खाली 3, 9, 17, 27 पर लगती है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। ब्रह्म ताल 28 मात्रा की ताल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गझप्पा ताल कितने मात्रा की ताल है? गझप्पा ताल कितने मात्रा की ताल होती है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14 मात्रा, 15 मात्रा, 16 मात्रा या 10 मात्रा। तो देखिए, गझप्पा ताल 15 मात्रा की ताल होती है। गझप्पा ताल 15 मात्रा की ताल है तथा ताली 1, 5, 12 पर ताली होता है तथा 9वीं मात्रा पर खाली पड़ती है और यह खुले बोल की ताल है जो मध्य लय में बाधित होता है, यानी बजाया जाता है। गझप्पा ताल मध्य लय में बजाया जाता है और यह एक अप्रचलित ताल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका उत्तर है 15 मात्रा हो जाएगा और इसके विभाग 4 हैं। इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, लक्ष्मी ताल कितने मात्राओं की ताल है? लक्ष्मी ताल कितने मात्राओं की ताल है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18 मात्रा, 15 मात्रा, 16 मात्रा या 10 मात्रा। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों। तो देखिए, लक्ष्मी ताल 18 मात्रा की ताल होती है। लक्ष्मी ताल 18 मात्राओं की है। उत्तर क हो जाएगा दोस्तों। और लक्ष्मी ताल 18 मात्रा के हैं और इसके विभाग भी 18 होते हैं और प्रत्येक विभाग में एक एक मात्रा लगती है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, रुद्र ताल कितने मात्रा की होती है? रुद्र ताल कितने मात्रा की होती है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 9 मात्रा, 7 मात्रा, 11 मात्रा या 10 मात्रा। तो देखिए दोस्तों, रुद्र ताल 11 मात्रा का ताल है। इसमें विभाग 11 और ताली 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 पर तथा खाली 3, 7, 11 पर पड़ता है और यह खुले बोल की ताल है जो पखावाज या तबले के साथ बजाई जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 11। रुद्र ताल 11 मात्रा की ताल है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों और विभाग भी इसके 11 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ है?
तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, अजरारा। तो देखिए तबले का जन्म दिल्ली में हुआ था। उस्ताद सिद्धार्थ खां के शिष्यों और पुत्रों ने तबला वादन की शैली को आगे बढ़ाया और तबले के प्रथम घराना दिल्ली घराने की नींव डाली। तबले की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत और किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ विद्वान पंजाब को भी तबले का जन्म स्थान मानते हैं। पहले दिल्ली और पंजाब एक ही स्थान था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो देखिए तबले का जन्म दिल्ली में हुआ था। ख हो जाएगा दोस्तों, उत्तर ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पखावजवाद किस वर्ग में आता है? पखावजवाद किस वर्ग में आता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तत्ववाद, अवनतवाद, घनवाद, सुशीलवाद। तो देखिए पखावजवाद अवनत वर्ग के श्रेणी में आता है। इस प्रकार के वाद्यों के मुंह पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता है और उसके स्वरों उत्पत्ति हाथ या लकड़ी के आघात द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत तबला, पखावज, ढोलक, ढोल, नाल, नगारा आदि आते हैं। तो पखावज अवनतवाद की श्रेणी में आता है। और एक बात ये भी याद रखेंगे दोस्तों, जिस भी वाद्य में चमड़ा लगा हुआ हो और चमड़े का इस्तेमाल होता हुआ होगा उस वाद्य में, वो अवनतवाद की श्रेणी में आता है। और तत्ववाद जो जिस वाद्य में तार इस्तेमाल किया हुआ रहता है, तार लगा रहता है, वह तत्ववाद की श्रेणी में आएगा। और घनवाद वह हो गया जिसे ठोक कर बजाया जाता है, जैसे घंटा, घंटी, चंद्र घंटा, ये सब घनवाद के अवनत श्रेणी में आएगा। और सुशीलवाद वो हो गया जिसे फूंक मारकर और भांति के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे हारमोनिया को भांति चलाया जाता है तो उससे स्वर उत्पन्न होता है। बांसुरी, इसमें हवा भरने से बजता है, वो हो गया सुशीलवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बनारस घराने का प्रतिनिधि तबला वादक कौन है? बनारस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्लाह रखा, किशन महाराज, अहमद जान थिरकवा, प्रेम वल्लभ। तो देखिए दोस्तों बनारस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक पंडित किशन महाराज जी हैं। इनका जन्म वाराणसी के संगीतज्ञों के लिए प्रसिद्ध मोहल्ले कबीर चौरा में 3 सितंबर सन 1923 को हुआ था। और अल्लाह रखा खां पंजाब घराने के थे। प्रेम वल्लभ जी दिल्ली घराने के कलाकार थे और अहमद जान थिरकवा फर्रुखाबाद घराने से संबंधित थे। तो इसमें आपको चारों का डिफिनेशन आपको पता चल गया दोस्तों। और यहाँ पूछ रहा है बनारस घराने का प्रतिनिधि तबला वादक। तो बनारस घराने के प्रतिनिधि तबला वादक किशन महाराज थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किशन महाराज का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन पखावज है? इनमें से कौन पखावज वादक है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा राम शंकर दास, कुमार बोस, शंकर घोष, कुमार लाल मिश्र। तो देखिए दोस्तों इनमें से पखावज वादक राम शंकर दास हो जाएगा। उत्तर क हो जाएगा दोस्तों।
रामशंकर दास उर्फ पागल दास। रामशंकर दास को पागल दास के नाम से भी जानते हैं लोग, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सी ताल पखावाज के हैं? इनमें से कौन सी ताल पखावाज के लिए है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पस्ती, रूपक, दादरा, तीव्रा। तो देखिए दोस्तों, तीव्रा ताल पखावाज के हैं। उत्तर घ हो जाएगा दोस्तों, तीव्रा ताल पखावाज के हैं। क्योंकि तीव्रा ताल पखावाज की मानी जाती है। इस ताल का प्रयोग एकल ध्रुपद गायन में होता है। प्रकृति गंभीर होता है तथा यह मुख्यतः मध्य लय में बाधित होता है। यह खाली विहीन ताल है। इसे तीव्रा, तेवरा, गीतांगी आदि नाम से भी जाना जाता है तीव्रा ताल को, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा दोस्तों, ध्रुपद गायन के साथ प्रयोग होने वाली कौन सी ताल है? ध्रुपद गायन के साथ प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंचम सवारी ताल, सूल ताल, धमार ताल, खेमटा ताल। तो देखिए दोस्तों, ध्रुपद गायन के साथ प्रयोग होने वाली ताल सूल ताल हो जाएगा। उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों सूल ताल, क्योंकि ध्रुपद गायन शैली के साथ सूल ताल का प्रयोग होता है। इसकी प्रकृति गंभीर होता है तथा यह भी मध्य लय में, मध्य व ध्रुत, अति ध्रुत लय में बाधित होता है। सूल ताल को सुल्फाक या सुल्फाक्ता ताल भी कहते हैं। यह पखावाज की ताल मानी जाती है, सूल ताल। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आर कितने मात्रा में आएगी? पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आर कितने मात्रा में आएगी? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 मात्रा, 18 मात्रा, 8 मात्रा या 11 मात्रा। तो देखिए दोस्तों, पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आर 10 मात्रा में आएगी और पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 मात्रा में, 8 मात्रा में आएगी। सॉरी दोस्तों, 10 मात्रा में आएगी। उत्तर क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, गजहप्पा ताल के तीसरे विभाग में मात्रा कितनी होती है? गजहप्पा ताल के तीसरे विभाग में मात्रा कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 मात्रा, 7 मात्रा, 3 मात्रा और 4 मात्रा। तो देखिए, गजहप्पा ताल 15 मात्रा की ताल है। इसके 4 विभाग हैं। इसके तीसरे विभाग में 3 मात्रा होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3। गजहप्पा ताल के तीसरे विभाग कितनी मात्रा होगी? 3 मात्रा होगी। उत्तर का हो जाएगा दोस्तों। और गजहप्पा ताल 15 मात्रा की ताल होती है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। और इसके विभाग 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3, 12, 7, 6। तो देखिए दोस्तों, सप्तक में 7 स्वर होते हैं। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के नाम तो आप जानते ही होंगे, सा रे ग म प ध नी है। और सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक और ताड़ सप्तक।
तो 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। उत्तर का हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, संगीत किसे कहते हैं? संगीत किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा गायन को, वादन को, नृत्य को या तीनों के मिश्रण को। तो देखिए दोस्तों, संगीत गायन, वादन और नृत्य तीनों को समूह को संगीत कहते हैं। पंडित सारंगदेव द्वारा लिखी संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि गीत, वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीत मुच्युत, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही संगीत कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तीनों के मिश्रण को संगीत कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? तो देखिए दोस्तों, भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वरों की पहचान नीचे रेखा, ऊपर रेखा, खड़ी रेखा, कोई रेखा नहीं। तो देखिए दोस्तों, भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? तो शुद्ध स्वरों की पहचान ऊपर रेखा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बेटे का क्या नाम था? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बेटे का क्या नाम था? तो देखिए दोस्तों, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बेटे का नाम रघुपति राघव दत्तात्रेय नैनसुख। देखिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बेटे का नाम दत्तात्रेय था, दत्तात्रेय। उत्तर ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है आपके सामने 1255 में, 1253 में या 1240 में या 1235 में। तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। और अपना कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, अमीर खुसरो के पिताजी का क्या नाम था? अमीर खुसरो के पिताजी का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद सैफुद्दीन, अमीर नजीब, मोहम्मद याकुल अली। तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो के पिताजी का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था। अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन। उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, छोटा ख्याल के जनक किसे माना जाता है? छोटा ख्याल के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा व्योमकेश मखी, अमीर खुसरो, भातखंडे या बैजू बावरा। तो देखिए दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा छोटा ख्याल का जनक अमीर खुसरो है। उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, कव्वाली के जनक कौन हैं? कव्वाली के जनक कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों भातखंडे, व्योमकेश मखी, अमीर खुसरो, विष्णु नारायण दिगंबर।
तो देखिए कव्वाली के जनक अमीर खुसरो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, तराना का आविष्कार किसने किया? तराना का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे, अमीर खुसरो, बेकंट मक्खी या भातखंडे। तो देखिए तराना का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, अमीर खुसरो ने फारसी और संगीत की कुल कितने पुस्तकें लिखी? अमीर खुसरो ने फारसी और संगीत की कितनी पुस्तकें लिखी? तो उत्तर हो जाएगा 98, 99, 64 या 96। तो देखिए दोस्तों अमीर खुसरो ने फारसी और संगीत की कुल पुस्तक 99 लिखी, यानी 99 पुस्तक लिखी। उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा 1126, 1326, 1226 या 1328। तो देखिए दोस्तों अमीर खुसरो का मृत्यु 1326 ईस्वी में हुआ था। उत्तर ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, अमीर खुसरो के उस्ताद का नाम क्या था? अमीर खुसरो के उस्ताद का क्या नाम था? तो उत्तर है दोस्तों उस्ताद निजामुद्दीन औलिया, स्वामी हरिदास, विष्णु पलुस्कर या भातखंडे। तो देखिए दोस्तों अमीर खुसरो के उस्ताद का नाम उस्ताद निजामुद्दीन औलिया था। उत्तर क हो जाएगा दोस्तों उस्ताद निजामुद्दीन औलिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, अमीर खुसरो का कब्र कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, अमीर खुसरो का कब्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर, बनारस, दिल्ली, पंजाब। तो देखिए दोस्तों अमीर खुसरो का कब्र दिल्ली में स्थित है, जहां हर वर्ष कव्वाल लोग उर्स मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, तानसेन का जन्म कब हुआ था? तानसेन का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है आपके सामने 1532, 1540, 1560 या 1570। तो देखिए दोस्तों तानसेन का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उत्तर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।